हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज से हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के सारे लेक्चर्स, जिसमें हम दोस्तों ये जो यूथ की बुक है न्यू एडिशन वाली, इस बुक का सॉल्यूशन हम आपको करवाने वाले हैं। हर क्वेश्चन को दोस्तों हम डिटेल में आपको समझाएंगे भी। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आरेखन उपकरण एवं सहायक युक्तियां, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एवं ऐसे सीरीज के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये हमारी क्लास 1 होने वाली है, 2 क्लास में इसको हम समाप्त करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आरेखन उपकरण एवं सहायक युक्तियों से पूछे गए एएलपी एग्जाम के सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, ISOA आकार श्रृंखला के अनुसार 297 mm इंटू 420 mm वीमा वाली ट्रिम की गई सीट का नाम क्या है? दोस्तों, 297 mm इंटू 420 mm के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, A3। A3 का जो साइज होता है वो कितना होता है? 297 mm इंटू 420 mm। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। दोस्तों, 297 mm और 420 mm वाली सीट का नाम A3 है। A0 की बात करें तो 841 इंटू 1189 mm होता है। A1 का 594 इंटू 841 mm होता है। A2 की बात करें तो 420 इंटू 594 mm होता है। और A3 की बात करें तो 297 इंटू 420 mm होता है। और A4 अगर आपसे पूछ ले तो क्या होता है? 210 इंटू 297 mm। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्तंभों का मिलान कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे इंजीनियरिंग अनुप्रयोग दिए गए हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रकार दिया गया है, इनको आपस में हमको मिलाना है। दोस्तों, योजना बनाए जाने वाले घरों के अग्रभाग की ऊंचाई नींव की ड्राइंग, ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आती है। तो ए किससे कनेक्ट हो जाएगा? एस से कनेक्ट हो जाएगा। परिपथ आरेख और विद्युत संस्थापन ड्राइंग किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत। तो बी हो जाएगा हमारा आर से कनेक्ट। पीसीबी ट्रैक ड्राइंग की बात करें तो ये आती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत। तो ये हो जाएगा किससे कनेक्ट? सी हो जाएगा क्यू से कनेक्ट। और क्लित जोड़ और वेल्डित जोड़ जो है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रकार है। तो ये हो जाएगा डी वाला हमारा पी से कनेक्ट। तो एस आर क्यू पी जिसमें होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो SRQP जो है ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देख ले तो योजना बनाए जाने वाले घरों के अग्रभाग की ऊंचाई नींव की ड्राइंग जो है ये सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आती है। परिपथ आरेख और विद्युत संस्थापन ड्राइंग जो है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आते हैं। पीसीबी ट्रैक ड्राइंग जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आती है। और क्लित जोड़ और वेल्डिट जोड़ जो है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी भवन के लिए पाइपलाइन के डिजाइन से संबंधित परियोजना में किन तकनीक ड्राइंग्स को एक साथ संदर्भित करने की आवश्यकता होगी? दोस्तों, किसी भवन में पाइपलाइन के डिजाइन से संबंधित परियोजना में हमें जो तकनीकी ड्राइंग्स को एक साथ संदर्भित करने की आवश्यकता होगी वो कौन कौन सी होगी? वो होगी मैकेनिकल और सिविल। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैकेनिकल और सिविल। ठीक है दोस्तों, किसी भवन के लिए पाइपलाइन के डिजाइन से संबंधित परियोजनाओं में मैकेनिकल और सिविल तकनीकी ड्राइंग को एक साथ संदर्भित करने की आवश्यकता होगी। मैकेनिकल ड्राइंग में पाइपलाइन सिस्टम के लेआउट, सामग्री, आकार एवं अन्य यांत्रिक विवरण को दर्शाते हैं। और सिविल ड्राइंग्स में भवन की संरचनात्मक जानकारी जैसे दीवार, फर्श और नींव की स्थिति को आयाम प्रदान करते हैं। कौन? सिविल ड्राइंग्स में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। BISSP 46/2003 के अनुसार A2 आकार की ड्राइंग शीट को मोड़ने के लिए कितनी तहों की आवश्यकता होती है? दोस्तों, BISSP 46/2003 के अनुसार A2 आकार की ड्राइंग शीट को मोड़ने के लिए 3 तहों की आवश्यकता होती है। कितने तहों की? 3 तहों की। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, BISSP 46/2003 के अनुसार A2 आकार की ड्राइंग
को मोड़ने के लिए 3 तहों की आवश्यकता होती है, आपको याद रखना है। इसका साइज क्या होता है, 420 mm इंटू 594 mm होता है। किसका, A2 आकार की ड्राइंग शीट का आकार। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में निम्न में से कौन सा शब्द विमा की सही परिभाषा है। दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो शब्द विमा की सही परिभाषा है वो क्या है, मापन के उपयुक्त मात्रक में व्यक्त संख्यात्मक मान जो है ये विमा की सही परिभाषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमा वस्तु के आकार, आकृति एवं स्थान के मापन के उपयुक्त संख्यात्मक मान को क्या करता है, परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। A4 शीट की छोटी भुजा और A3 शीट की लंबी भुजा का अनुपात डैश होता है। दोस्तों, A4 शीट की छोटी भुजा और A3 शीट की लंबी भुजा का अनुपात हमसे पूछा है। तो दोस्तों, A4 शीट की लंबी भुजा कितनी होती है, तो A4 शीट की लंबी भुजा होती है दोस्तों, ये होती है 297। कितनी होती है, 297 होता है। सॉरी, A4 शीट की छोटी भुजा बोला है दोस्तों, तो A4 शीट की छोटी भुजा कौन सी होती है दोस्तों, तो ये होती है हमारी कितनी, 210। कितनी होती है, 210 होती है। अरे, A4 में जो साइज होता है वो क्या होता है, 297 इंटू 210 mm होता है कि नहीं होता है। ठीक है, छोटी भुजा बोला है तो 210 mm लेंगे हम। तो A4 साइज की छोटी भुजा 210 mm और A3 शीट की लंबी भुजा, तो A3 शीट की लंबी भुजा क्या हो जाएगी, 420 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 420 हो जाएगी। तो A3 शीट की लंबी भुजा क्या हो जाएगी हमारी, 420 हो जाएगी, यही होगी। इनका अनुपात दोस्तों निकालेंगे तो ये 210 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, तो 1:2 हमारा निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1:2। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन किसी भी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुमानित अनुपात होता है। दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई का अनुमानित अनुपात जो होता है वो होता है 1:2, लेकिन यहाँ उल्टा दिया दोस्तों, √2:1 होता है। क्या होता है, √2:1। ठीक है, लंबाई हमेशा बड़ी होती है चौड़ाई से, तो √2:1 या 1:√2 यहाँ पे दिया गया है, तो राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए वाला ही हम मानेंगे। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी मानक इंजीनियरिंग आरेख शीट की चौड़ाई 841 mm है तो इसकी लंबाई डैश mm होगी। दोस्तों, यदि किसी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग आरेख शीट की चौड़ाई 841 mm है तो इसकी लंबाई क्या होगी, 1190 mm होगी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किसकी साइज ड्राइंग शीट का आकार है, तो A0 का आकार क्या होता है, 841 इंटू 1190 mm, यही होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी इंजीनियरिंग आरेख में संक्षिप्त रूप AC का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, AC का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये होता है अक्रॉस कॉर्नर। क्या होता है, अक्रॉस कॉर्नर जो है AC का पूर्ण रूप है। बाकी और यदि हम पूछ ले, आपसे एग्जाम में पूछ ले तो बताना है, AC का होता है अक्रॉस कॉर्नर, AF का होता है अक्रॉस फ्लैट्स, AR का होता है अज रिक्वायर्ड और ASA का क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग आरेख में अक्षर LH निम्न में से किसके संकेतक है। तो LH जो है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड। क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा LH का फुल फॉर्म। यदि और अगर आपसे पूछे तो LH का लेफ्ट हैंड होता है। LMC का पूछे आपसे तो लिस्ट मटेरियल कंडीशन होता है। MFD का पूछे तो मैन्युफैक्चर्ड होता है। OD का पूछे तो आउटर डायमीटर होता है। OPP का पूछे तो क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 594 mm इंटू 841 mm डैश पेपर का साइज है। दोस्तों, 594 mm इंटू 841 mm को पूछा है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमको पता है A0 का क्या होता है, A0 का होता है 841 इंटू 1190 mm, यही होता है दोस्तों। उसके बाद आता है A1 का क्या हो जाएगा, 841 तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और 1190 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा करो कितना आएगा, 594 ले लेंगे हम। 594 इंटू 841 mm, तो 594 इंटू 841 mm जो है ये A1 का क्या है, पेपर साइज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। A0 आकार के कागज का क्षेत्रफल डैश होता है। दोस्तों, A0 आकार के कागज पेपर का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होता है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों, A0 आकार के कागज का क्षेत्रफल के लिए A0 आकार के कागज का साइज सेंटीमीटर में कितना होता है, 84.1 सेंटीमीटर इंटू 118.9 सेंटीमीटर। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 9,999.49 सेंटीमीटर। तो क्या इसे हम
राउंड अप करके 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ, तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सभी साइज की ड्राइंग शीट पर ड्राइंग की डिटेल, परिवर्धन तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता कहलाती है। दोस्तों, सभी साइज की ड्राइंग शीट पर ड्राइंग की डिटेल, परिवर्धन तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता जो है ये कहलाती है क्या? ग्रिड संदर्भ। क्या कहलाती है? ग्रिड संदर्भ कहलाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग व फाइलिंग करने के लिए शीट के बाईं तरफ छोड़ा गया क्षेत्र किस लाइन द्वारा दिया जाता है? दोस्तों, एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग एवं फाइलिंग करने के लिए शीट के बाईं तरफ छोड़ा गया क्षेत्र जो है इसे हम क्या बोलते हैं बताइए? तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों बॉर्डर लाइन। क्या बोलते हैं इसे? हम बॉर्डर लाइन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन का प्रिंट होता है। दोस्तों, ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन का प्रिंट जो होता है ये परिष्कृत साइज होता है। क्या होता है? परिष्कृत साइज। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी RF घटता पैमाना रेखा चित्र को दर्शाता है? दोस्तों, RF घटता पैमाने की बात कर रहा है। तो घटता पैमाने में क्या होता है दोस्तों? छोटी संख्या पहले होती है, उसके बाद बड़ी संख्या होती है। तो छोटी संख्या पहली कौन सी है दोस्तों? ये तो क्या है? ये पूर्ण मापनी है पैमाना है। ये तो क्या है? 1:1 पूर्ण मापनी पैमाना। 1:20 जो है ये घटता RF पैमाना है। तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:20। 50:1 बोले तो ये बढ़ता हुआ पैमाना है दोस्तों, घटता हुआ नहीं है। ठीक है, ये भी क्या है? 8:6, ये भी बढ़ता हुआ पैमाना मतलब दीर्घ कारक पैमाना है। ठीक है ना? तो छोटी संख्या पहले होगी, बाद में क्या होगी? बड़ी संख्या का अनुपात। मतलब पहले छोटी संख्या होगी, उसके अनुपात में बड़ी संख्या होगी। तो ये आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो घटता पैमाना पूछा है तो छोटी संख्या पहले कौन सी है? 1 है, उसके बाद बड़ी संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, RF 1:20 एक घटता पैमाना या न्यून कारक पैमाना है। RF 50:1 या 8:6 जो है ये दीर्घ कारक पैमाना है। और 1:1 की बात करें तो कौन सा है? ये पूर्ण मापनी पैमाना हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तकनीकी ड्राइंग्स के लिए सामान्यतः किस तरह के कागज का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, तकनीकी ड्राइंग्स के लिए सामान्यतः जो है कार्टिज पेपर और ट्रेसिंग पेपर इन दोनों का ही उपयोग किया जाता है। किसके लिए? तकनीकी ड्राइंग्स के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तकनीकी ड्राइंग सामान्यतः निम्न प्रकार के कागज पर बनाई जाती है। ये प्रायः अपने वजन के आधार पर मापे जाते हैं, जिन्हें ग्राम प्रति वर्ग मीटर के नाम से जाना जाता है, मतलब GSM के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्टिज पेपर की बात करें दोस्तों तो यह पेंसिल ड्राइंग के लिए उत्तम गुणवत्ता वाला कागज होता है। इसका वजन प्रायः 90 GSM होता है। GSM का अभी फुल फॉर्म बताया हमने, क्या होता है? ग्राम प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, इसका वजन कितना होता है? 90 ग्राम प्रति वर्ग मीटर होता है। और यह एस्पार्टो घास से बनाया जाता है। कौन सा? कार्टिज पेपर। किससे बनाया जाता है? एस्पार्टो घास से। ट्रेसिंग पेपर की बात करें दोस्तों तो प्राकृतिक ट्रेसिंग पेपर उच्च गुणवत्ता वाली ट्रेसिंग सामग्री होती है, जिसे 25 मीटर के रोल में क्रय किया जा सकता है। सामान्यतः इसका वजन कितना होता है? 38 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से 63 ग्राम प्रति वर्ग मीटर तक होता है। ठीक है, किसका वजन? ट्रेसिंग पेपर का वजन। इसका प्रयोग प्रायः तकनीकी ड्राइंग्स की ट्रेसिंग के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? ट्रेसिंग पेपर का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुक्त हस्त चित्रण का क्या महत्व व लाभ है? दोस्तों, मुक्त हस्त चित्रण का महत्व व लाभ क्या है? तो दोस्तों, ये अत्यंत शीघ्रता से उपकरण की डिजाइन तथा आकार की व्याख्या करता है। मुक्त हस्त चित्रण का अभ्यास किसी भी व्यक्ति को मापों के बारे में उत्कृष्ट विचार प्रदान करता है। यह विचारों के सृजन में बहुत उपयोगी होता है। तो ये तीनों ही जो है मुक्त हस्त चित्रण का क्या है? महत्व व लाभ है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंजीनियर ड्राफ्टमैन अपने विचारों को कारीगरों तक पहुंचाने के लिए किन माध्यमों को अपनाता है? दोस्तों, इंजीनियर हो गया या फिर ड्राफ्टमैन हो गया, यह अपने विचारों को कारीगरों तक पहुंचाने के लिए जो है मौखिक रूप से, लिखित रूप से, चिन्ह या संकेत या चित्र रूप से, इन सभी रूप से क्या है कारीगर तक पहुंचाने के लिए इन माध्यमों का उपयोग करता है। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में मद सूची इनमें से कौन सी सूचना देती है? तो दोस्तों, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में मद सूची जो है ये कौन सी सूचना देती है? तो ये देती है मद विवरण, मात्रा एवं पदार्थ की सूचना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में मद सूची जो है मद विवरण, मात्रा एवं पदार्थ की क्या देती है? सूचना देती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
BIS से आप क्या समझते हैं दोस्तों? BIS से आप क्या समझते हैं? तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है BIS का फुल फॉर्म है, ठीक है। शीर्षक ब्लॉक में दर्शाया जाता है दोस्तों, शीर्षक ब्लॉक में जो है कंपनी का नाम, ड्राइंग का शीर्षक, ड्राइंग का पैमाना, ये सभी जो है शीर्षक ब्लॉक में दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग विभिन्न प्रकार की जानकारी देती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या होती है? दोस्तों एक इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ये विभिन्न प्रकार की जानकारी हमें देती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो होती है वो होती है क्या? वो होती है आकार। क्या होती है? आकार जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न प्रकार के वस्तु की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई के साथ साथ मुख्य रूप से उसकी आकृति की भी जानकारी होती है। इससे उसी आकार के दूसरे वस्तु को एक से अधिक संख्या में क्या होती है बनाने में मदद मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उत्पत्ति करता है? दोस्तों गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ये अभिलेख के रूप में क्या करता है? उत्पत्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है अभिलेख के रूप में क्या करता है? उत्पत्ति करता है। दोस्तों अभियांत्रिक आरेखन इंजीनियरिंग ड्राइंग सर्वत्र प्रचलित है, अतः इस कारण इस आरेखन को सार्वत्रिक भाषा हम कहते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल लैंग्वेज कहते हैं। गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग अभिलेख रूप में क्या करती है? उत्पत्ति करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जा सकती है? दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति जो है मौखिक रूप से, लिखित रूप से और सांकेतिक, ये तीनों ही रूप से क्या करी जा सकती है? ली जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति निम्न रूप में ली जा सकती है, मौखिक रूप में, लिखित रूप में और सांकेतिक रूप में। अभियांत्रिक दृष्टि से इंजीनियरिंग ड्राइंग को मुख्यतः निम्न भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सा? एक होता है ज्यामितीय आरेखन, एक होता है यांत्रिक या मशीन आरेखन, एक होता है विद्युतीय आरेखन और एक होता है जनपति सिविल आरेखन और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक आरेखन। तो अभियांत्रिक दृष्टि से इंजीनियरिंग ड्राइंग को इन भागों में बांटा गया है, इन आपको ये भी सब याद रखना है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग निम्न में से किसको ध्यान में रखकर किया जाता है? दोस्तों गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग जो है ये किसको ध्यान में रख के किया जाता है? तो ये रखा जाता है साफ सुथरी ड्राइंग को ध्यान में रखकर और पेंसिल की स्याही की प्रकृति को ध्यान में रखकर। तो ए और बी दोनों ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट के प्रयोग से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे साफ सुथरी ड्राइंग तथा पेंसिल की स्याही प्रकृति अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ड्राइंग शीट के दो समीपस्थ पार्श्वों के बीच का अनुपात कितना होता है? दोस्तों एक ड्राइंग शीट के दो समीपस्थ पार्श्वों के बीच का अनुपात जो होता है वो होता है 1:2। क्या होता है? 1:2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। A0 आकार के ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल डैश के निकट है। दोस्तों A0 आकार के ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 1 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लाइनोमीटर डैश के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। दोस्तों क्लाइनोमीटर जो है ये किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो कोणीय मापन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं क्लाइनोमीटर। क्लाइनोमीटर जो है ये कोणीय मापन के लिए क्या किए जाते हैं? प्रयुक्त किए जाते हैं। दोस्तों क्लाइनोमीटर यह एक मापक यंत्र है जिसमें स्पिरिट लेवल की सहायता से कोण मापे जाते हैं। क्लाइनोमीटर का उपयोग कोण मापने के अतिरिक्त कोणीय सतहों, बड़े कर्तन औजारों तथा मिलिंग कटर इंसर्ट के राहत कोण को मापने में, मतलब रिलीफ एंगल को मापने में भी करते हैं। किसका उपयोग? क्लाइनोमीटर का उपयोग। दोस्तों अन्य कोण मापक यंत्र की बात करें तो वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर, स्पिरिट लेवल, साइन बार, कोण प्रमापी, विभाजक शीर्षक जो है ये कोण मापक यंत्र है। सपाटता मापक यंत्र पूछ ले आपसे तो सरफेस प्लेट हो गया, स्पिरिट लेवल हो गया, ऑटो कैलीमीटर हो गया, डायल इंडिकेटर हो गया, ऑप्टिकल विभाजक जो है ये सपाटता मापक यंत्र है। और तापमान मापन यंत्र की बात करें तो प्रतिरोध तापमापी, सेमी चालक तापमापी, थर्मिस्टर, ताप विद्युत युग्म, द्विधात्विक तापमापी, विकिरण उत्तापमापी और प्रकाशीय उत्तापमापी जो है ये तापमान मापक क्या है? यंत्र है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से ट्रिमित आरेखन शीट का मानक आकार कौन सा नहीं है? दोस्तों ट्रिमिट आरेखन शीट का मानक आकार कौन सा नहीं है? 841 1190 है, 420 596 है क्या? नहीं। 210 297 है क्या? है।
297 420 है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ये त्रिमित आरेखन शीट का मानक आकार नहीं है, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, BIS आधारित ड्राइंग शीट के मानक साइज एवं माप की बात करें तो A0 का साइज हमने बताया 841 इंटू 1190 mm, उसके बाद A1 का 594 इंटू 841 mm, A2 का 420 इंटू 594 mm, A3 की बात करें तो 297 इंटू 420 mm, A4 का 210 इंटू 297 mm, A5 का कितना होता है 148 इंटू 210 mm, और A6 का कितना होता है 105 इंटू 148 mm। ठीक है दोस्तों, A2 ड्राइंग शीट का प्रयोग अभियांत्रिक ड्राइंग के लिए करते हैं। किसका उपयोग? A2 ड्राइंग शीट का प्रयोग किसके लिए? अभियांत्रिक ड्राइंग मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नमन लेखी क्लाइनोग्राफ का उपयोग डैश के लिए होता है। दोस्तों, नमन लेखी क्लाइनोग्राफ का उपयोग जो है ये किस लिए हम करते हैं? तो ये करते हैं आनति पर समांतर रेखा के आरेखन के लिए। किस लिए करते हैं? आनति पर समांतर रेखा के आरेखन के लिए नमन लेखी क्लाइनोग्राफ का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, नमन लेखी क्लाइनोग्राफ का उपयोग समांतर, लंबवत तथा तिर्यक रेखाओं खींचने में होता है। नमन लेखी सामान्यतः टी स्क्वायर का विकसित रूप है। इसे सेक्शन रेखक या समायोज्य सेट स्क्वायर भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। B2 ड्राइंग बोर्ड का क्या परिमाप है? दोस्तों, B2 ड्राइंग बोर्ड का परिमाप क्या होता है? तो ये होता है 700 इंटू 500 इंटू 15 mm जो है B2 ड्राइंग बोर्ड का परिमाप हो जाएगा। दोस्तों, B2 ड्राइंग बोर्ड का परिमाप 700 इंटू 500 इंटू 15 mm होता है। B2 साइज के ड्राइंग बोर्ड को इंपीरियल साइज ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। हाफ इंपीरियल साइज B3 की माप 500 इंटू 350 इंटू 15 mm होती है। तो हाफ इंपीरियल किसको बोलते हैं? B3 को बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रंगीन ड्राइंग शीट की क्या सीमितता है या लिमिटेशन है? दोस्तों, रंगीन ड्राइंग शीट की जो लिमिटेशन है वो क्या है? यह जो है रेखाओं के उभार में क्या होती है? बाधक होती है। तो ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है रेखाओं के उभार में क्या होती है? बाधक होती है। दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज्यादातर सफेद ड्राइंग शीट का ही प्रयोग होता है। रंगीन ड्राइंग शीट कम प्रयुक्त होता है, यह रेखाओं के उभार में बाधक होती है इस वजह से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। A2 ड्राइंग शीट का परिमाण क्या होता है? दोस्तों, A2 ड्राइंग शीट का क्या परिमाण होता है? तो ये होता है दोस्तों हमारा कितना? ये होता है 420 इंटू 594 mm जो है A2 ड्राइंग शीट का परिमाण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बात करें सभी के बारे में तो A0 का जो ट्रिमिंग साइज परिमाण होता है कितना होता है? 841 इंटू 1190 mm। A1 की बात करें 594 इंटू 841 mm। A2 की बात करें तो 420 इंटू 594 mm। A3 की बात करें तो 297 इंटू 420 mm। और A4 का कितना होता है? 210 इंटू 297 mm। और A5 का कितना होता है? 148 इंटू 210 mm। अच्छा, बिना ट्रिमिंग के पूछ ले दोस्तों तो वो भी आपको याद रखना है। क्या होता है? 880 इंटू 1230 mm होता है A0 का। 685 इंटू 880 mm होता है A1 का। 450 इंटू 625 mm होता है किसका? A2 का। A3 का कितना होता है? 330 इंटू 450 mm। A4 का होता है 240 इंटू 330 mm। और A5 का कितना होता है? 165 इंटू 240 mm होता है। ठीक है, तो साइज ट्रिमिंग का भी याद रखना है आपको और बिना ट्रिमिंग का भी याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग शीट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? दोस्तों, ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है √2:1। ठीक है, √2:1 होता है। यहाँ 1:2 दिया है तो ठीक है, इसको ही मान लेते हैं 1:√2। लेकिन क्या होता है? लंबाई होती है √2 और चौड़ाई कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के लिए सही मिलान करना है हमको। दोस्तों, ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के लिए सही मिलान। बड़ी कंपास का उपयोग किस लिए करते हैं दोस्तों? हम लोग ये करते हैं बड़े वृत्त खींचने के लिए। बड़ी कंपास का उपयोग करते हैं हम बड़े वृत्त खींचने के लिए। बड़ा डिवाइडर की बात करें तो बड़ा डिवाइडर जो है ये रेखा के विभाजन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। किसका? बड़ा डिवाइडर का। ठीक है, रूलिंग पेन की बात करें तो रूलिंग पेन का उपयोग जो है दोस्तों रेखाओं को इंक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? रूलिंग पेन का उपयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा सी से कनेक्ट। और लीड की इसकी बात करें तो पेंसिल की लीड रखने हेतु हम किसका उपयोग करते हैं? तो लीड का उपयोग करते हैं। तो CDAB जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? पहला वाला, पहले का क्या आ जाएगा? तीसरा। पहले का तीसरा देखिए कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बड़ी कंपास का उपयोग किस लिए करते हैं? बड़े वृत्त खींचने व मार्किंग के लिए। बड़े डिवाइडर का रेखा के विभाजन के लिए। रूलिंग पेन का रेखाओं को इंक करने के लिए। और लीड केस का पेंसिल की लीड को रखने के लिए। तो ये सबका आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरियों की मार्किंग व विभाजन में प्रयुक्त करते हैं। तो छोटी कंपास का उपयोग जो है दोस्तों हम छोटी दूरियों की मार्किंग के लिए करते हैं और विभाजन के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटी दूरियों की मार्किंग व विभाजन के लिए छोटी कंपास का प्रयोग किया जाता है। प्रोटेक्टर का प्रयोग कोण मापने या कोण खींचने के लिए किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कलाई घड़ी के संघटक को चित्रित करने हेतु किस प्रकार के पैमाने का प्रयोग करते हैं। दोस्तों एक कलाई घड़ी के संघटक को चित्रित करने के लिए हम जो है किसका उपयोग करते हैं, तो वृहत पैमाने का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, वृहत पैमाने का। क्योंकि दोस्तों जो घड़ी होती है उसके जो पुर्जे होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब उसको छोटे पुर्जों को बड़े आकार में दिखाना पड़ेगा, तभी तो उसकी ड्राइंग बन पाएगी, तभी तो बने कैसे बना हमको पता चल पाएगा। इसलिए हम वृहत पैमाना इन लार्ज स्केल का प्रयोग करते हैं। ठीक तो क्योंकि दोस्तों कलाई घड़ी का अवयव जो होता है ना बहुत छोटा होता है और उसको दर्शाने के लिए हमको बड़े बड़े पैमाने का उपयोग बड़े पैमाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम वृहत पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कलाई घड़ी का अवयव बहुत ही छोटा होता है। इस अवयव की पूर्ण जानकारी के लिए इसे कागज पर बड़े रूप में बनाने की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए वृहद या दीर्घकारक पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी भी प्रकृति के निष्ठ कोण वृक्कों को बनाने आरेखन हेतु प्रयुक्त ड्राफ्टिंग उपकरण है। तो दोस्तों किसी भी प्रकृति के निष्ठ कोण वृक्कों को बनाने के लिए प्रयुक्त ड्राफ्टिंग उपकरण जो है इसे हम बोलते हैं फ्रेंच वृक्क। क्या बोलते हैं इसे हम, फ्रेंच वर्क बोलते हैं। टू ड्रा स्मूथ कर्व्स ऑफ एनी नेचर द ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज एन क्या होगा, फ्रेंच कर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रेंच वर्क। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भिन्न भिन्न त्रिज्या तथा वक्रता के वक्र जो कंपास की सहायता से नहीं खींचे जा सकते उसे आसानी से खींचने के लिए फ्रेंच वक्र का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, फ्रेंच वक्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समांतर रेखाओं का आरेखन किसकी मदद से किया जा सकता है। दोस्तों समांतर रेखाओं का आरेखन जो है ये किसकी मदद से कर सकते हैं हम, तो टी वर्ग की टी स्क्वायर की मदद से कर सकते हैं, मिनी ड्राफ्टर की मदद से कर सकते हैं, पेयर ऑफ सेटी स्क्वायर की मदद से कर सकते हैं। तो सभी से हम क्या है समांतर रेखाओं का आरेखन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समांतर रेखाओं को खींचने में टी वर्ग, मिनी ड्राफ्टर, सेटी स्क्वायर के जोड़े सभी उपयोगी होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मापनी 1:2 से आप क्या समझते हैं। दोस्तों हमने बताया था अगर छोटा अंक पहले है तो क्या हो जाएगा, लघु कारक मापनी मतलब रिड्यूसिंग साइज। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 1:2 मापनी एक रिड्यूसिंग साइज का मान है क्योंकि इसकी निरूपक भिन्न 1 से कम है। जबकि बहुत बड़े आकार की वस्तु का बड़े आकार की वस्तु बनाना होता है तब इस प्रकार के मापनी का प्रयोग करते हैं। इसमें वस्तु की जो वास्तविक साइज होती है उससे कम साइज बनाते हैं। जैसे भवन, सड़क आदि की ड्राइंग बनाना होना तो हम क्या करेंगे, इसी मापनी का उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। घड़ी के पुर्जों की ड्राइंग बनाने के लिए आप किस मापनी का प्रयोग करेंगे। दोस्तों घड़ी के पुर्जों की ड्राइंग बनाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो हम करेंगे इनलार्जिंग साइज मापनी मतलब दीर्घ कारक वृद्धि मापनी का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों घड़ी के पुर्जों की ड्राइंग बनाने के लिए हम इनलार्जिंग साइज मापनी का प्रयोग करेंगे क्योंकि घड़ी के पुर्जों की साइज बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है। इसलिए इसको अच्छी तरह से प्रदर्शित करने के लिए पुर्जों के वास्तविक साइज से कुछ अधिक साइज का क्या बनाएंगे, हम ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मापनी 1:1 से किन किन वस्तुओं की ड्राइंग बनाई जा सकती है। दोस्तों मापनी 1:1 से जो है किससे, ये क्या हो जाएगा 1:1 है, क्या हो जाएगा मध्यम माप की वस्तुओं की ड्राइंग बनाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, मापनी 1:1 का उपयोग करेंगे। तो मध्यम माप की वस्तुओं को बनाने के लिए हम मापनी 1:1 का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मापनी 1:1 से मध्यम माप की वस्तुओं की ड्राइंग बनाई जाती है। मध्यम माप की वस्तुओं की ड्राइंग उनकी वास्तविक माप के बराबर बनाई जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शीर्षक खंड टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है। दोस्तों शीर्षक खंड टाइटल ब्लॉक जो है ये ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है, तो नीचे दाईं तरफ बनाया जाता है शीर्षक खंड। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों शीर्षक खंड जो है ड्राइंग शीट पर नीचे दाईं तरफ बनाई जाती है। 185 mm x 65 mm माप के शीर्षक खंड पर संस्थान का नाम, ड्राइंग संख्या, ड्राइंग बनाने वाले का नाम, प्रक्षेप का प्रकार, ड्राइंग का शीर्षक आदि समस्त विवरण क्या किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। किस पर, शीर्षक ब्लॉक पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, B2 ड्राइंग बोर्ड का क्या परिमाण होता है? दोस्तों B2 ड्राइंग बोर्ड का परिमाण क्या होता है? तो ये होता है 700 इंटू 500 इंटू 15 mm। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों B2 ड्राइंग बोर्ड का परिमाप जो होता है ये होता है 700 इंटू 500 इंटू 15 mm। B2 साइज के ड्राइंग बोर्ड को इंपीरियल साइज ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। हाफ इंपीरियल साइज B3 की माप कितनी होती है? तो 500 इंटू 350 इंटू 15 mm होती है, ये भी आपको याद रखना है। और हाफ इंपीरियल साइज किसे बोलते हैं? तो B3 को बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों जितना अच्छा आपका रिस्पांस होगा उतनी ही जल्दी आपके लिए नेक्स्ट क्लास आएगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। हम धीरे धीरे करके सारी बुक को समाप्त कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।